मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 12th की इस मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 5 के एक न्यू टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, जो है फलनों का प्राचलिक रूप, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, अब पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए फंक्शन होता क्या है। ठीक, तो अब थोड़ा सा कुछ टॉपिक पर पहले डिस्कशन करते हैं। आपके पास अगर दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y, तो x और y वेरिएबल के बीच में हमारा y इक्वल एफ एक्स एक फंक्शन बन गया। अब ये y इक्वल एफ एक्स एक नॉर्मल फॉर्म का फंक्शन है, जिसमें x जो वेरिएबल है वो स्वतंत्र है और y जो है वो आश्रित चर है, अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर जो वेरिएबल x और y हैं एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं कि नहीं है, अर्थात y की वैल्यू डायरेक्ट कौन दे रहा है, एफ एक्स दे रहा है ना। अर्थात जैसे हम लिखते हैं y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा एक स्पष्ट फलन हो गया। अब मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1, ये हमारा अस्पष्ट फलन हो गया ना। बट इन दोनों फलनों में देखिए, जो मैंने अभी तक यहाँ पर लिखा फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, इन दोनों फंक्शनों में आपने एक चीज देखी कि यहाँ पर जो भी हमारे वेरिएबल हैं x और y वेरिएबल हैं, वो दोनों एक दूसरे से क्या है, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे फंक्शनों का डिस्कशन करेंगे जहाँ पर जो वेरिएबल हैं, किसी फंक्शन के अंदर आने वाले जो वेरिएबल हैं वो डायरेक्ट एक दूसरे से नहीं जुड़े होंगे। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, कभी कभी आपको ऐसे फंक्शन मिलेंगे, ध्यान देंगे, x इक्वल एफ टी और y इक्वल क्या हो गया, जी टी हो गया। ठीक है, x इक्वल एफ टी हो गया, y इक्वल जी टी। यहाँ पर जो वेरिएबल है x और y, ठीक है, x और y जो वेरिएबल हैं वो एक दूसरे से किसी एक तीसरे चर, अब यहाँ पर देखिए पहला वाला जो मैंने लिखा है x इक्वल एफ टी, पहला वाला फलन में, तो इस पहले फंक्शन में यहाँ पर वेरिएबल मेरा एक x है, एक वेरिएबल t है। दूसरा फंक्शन y इक्वल जी टी लिखा, इसमें एक वेरिएबल y है, दूसरा वेरिएबल क्या हो गया, t हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर x और y जो दो वेरिएबल हैं, इन दोनों के मध्य में हम क्या बनाएंगे, एक रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर x और y जो हैं एक दूसरे से डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, बल्कि एक किसी तीसरे चर, अब वो तीसरा चर कौन सा है, t। देखिए, क्योंकि x बराबर x और t का एक रिलेशन है और y और t का एक रिलेशन है। देखिए, x और t का एक रिलेशन x इक्वल एफ टी हो गया और y और t का एक रिलेशन y इक्वल जी टी हो गया। तो यहाँ पर x और y जो वेरिएबल हैं वो एक दूसरे से डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे हैं, बल्कि x और y वेरिएबल को जोड़ने के लिए हमको एक तीसरे चर t की मदद लेनी पड़ रही है ना। t यहाँ पर मेरा क्या है, एक तीसरा चर है नहीं। अब ये जो तीसरा चर है वो x और y को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो फंक्शन का फॉर्म होगा वो क्या होगा, एक पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसमें लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ध्यान से थोड़ा समझते हैं और लिखते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, चूंकि x इक्वल क्या हुआ, एफ टी, वो y इक्वल जी टी में, y इक्वल जी टी में x तथा y चर, अर्थात x और y जो वेरिएबल हैं, ठीक है, एक दूसरे से, ठीक है, x तथा y जो चर हैं वो एक दूसरे से एक तीसरा चर कौन सा है, t है। क्यों, देखिए x और t का एक रिलेशन है, y और t का एक रिलेशन है। तो x और y में रिलेशन बनाने के लिए x और y को जोड़ेगा कौन, ये जो t है, t चर जो है ना, वो x और y को जोड़ने का क्या करेगा, काम करेगा। तो x तथा y चर एक दूसरे से एक तीसरे चर t द्वारा क्या है, t द्वारा संबंधित है, या t द्वारा x तथा y चर एक दूसरे से एक तीसरे चर t द्वारा जुड़े हैं। ठीक हो गया। अब जहां जो तीसरा चर हमारा t है, ठीक है, तीसरा चर जो t है, क्योंकि t को ख्याल करना, t क्या है, तीसरा चर, जहां, या इसको पूरा लिख देते हैं, जहां तीसरा चर t, इसको हम कहेंगे प्राचल, अर्थात इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं, प्राचल कहलाता
है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर जो दोनों चर x और y को जोड़ने वाला जो तीसरा चर होगा, वो तीसरा चर हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर प्राचल कहलाएगा, और इंग्लिश में उसको कहेंगे हम पैरामीटर कहलाएगा। और जो पैरामीटर होगा वो x और y को एक दूसरे से जोड़ने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो फंक्शन का फॉर्म होगा, जहां पर दो वेरिएबल है x और y, वो डायरेक्ट एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, बल्कि एक तीसरे चर के द्वारा एक दूसरे से क्या होंगे, संबंधित होंगे। ठीक है, इस प्रकार के फलन को हम क्या कहेंगे, फलनों का प्राचलिक रूप कहते हैं। ठीक है, तो x इक्वल एफ टी, वाई इक्वल जी टी, ये जो फंक्शन का फॉर्म है वो हमारा क्या है, फलनों का एक प्राचलिक रूप हो गया, जहां पर x और y जो चर हैं वो एक दूसरे से एक तीसरे चर t के द्वारा क्या हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे। ठीक हो गया, क्लियर। अब देखिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। अगर x इक्वल मेरा साइन t हो गया और y इक्वल कुछ ले लेते हैं, माना y इक्वल, माना हमने ले लिया टी स्क्वायर ले लिया, y इक्वल क्या ले लिया, x इक्वल साइन टी है और y इक्वल टी स्क्वायर हो गया। अब मेरे को x और y में एक रिलेशन बनाना है, अर्थात फंक्शन को किस फॉर्म में लिखना है, y इक्वल एफ एक्स, एक्स और y में रिलेशन बनाना है। तो मैं यहाँ से करूँगा क्या, ये जो x वाला वैल्यू दे रखा है, ये t दे रखा है ना, x इक्वल साइन टी है, तो यहाँ से मैं t की वैल्यू निकालूंगा। सो t इक्वल क्या हो जाएगा, ये साइन इधर से इधर आके इनवर्स हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x निकल गया। अब t इक्वल साइन इनवर्स x निकल गया, इस साइन इनवर्स x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसलिए y इक्वल t की वैल्यू क्या हो गई, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो देखिए जो फंक्शन था, यहाँ पर जो पैरामीटर t था, वो x और y को एक दूसरे से जोड़ने का क्या कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो वो जो तीसरा चर x और y को एक दूसरे से संबंधित करेगा, वो तीसरा चर क्या कहलाएगा, यहाँ पर पैरामीटर कहलाएगा। तो इस फंक्शन में हमको पैरामीटर क्या मिला, t मिला, और t जो है x और y को कैसे जोड़ रहा है, तो हमने x वाले से t की वैल्यू निकाली तो साइन इनवर्स x आ गया, और इस t की वैल्यू को y में लिखा तो क्या हो जाएगा, t हट जाएगा, अरे t का विलोप कर दिया तो y इक्वल क्या हो गया, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो फंक्शन हमारा किसके फॉर्म में आ गया, x और y के फॉर्म में आ गया, आया नहीं आया। तो इस फॉर्म के जो फंक्शन बनेंगे, जो दो वेरिएबल को किसी, देखो जहां पर दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल से एक दूसरे से क्या होंगे, संबंधित होंगे, वहां पर हमारा कौन सा फॉर्म बनेगा, फलनों का प्राचलिक रूप बनेगा। और तीसरा चर जो x और y को जोड़ने का काम करेगा, वो मेरा क्या कहलाएगा, प्राचल कहलाएगा। ठीक, क्लियर। अब आते हैं प्राचलिक रूप में फलन तो हमारे हो गए। अब प्राचलिक रूप में फलनों का हम अवकलन कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा सीखते हैं। ठीक है, तो हमारा न्यू टॉपिक है प्राचलिक रूप में फलनों का अवकलन। ठीक, अब प्राचलिक रूप में हम फलनों का अवकलन कैसे करेंगे, यदि x इक्वल हमको दे रखा है एफ टी और y इक्वल हमको दे रखा है जी टी। ठीक है, क्लियर है। एक x इक्वल एफ टी दे रखा और y इक्वल जी टी दे रखा, और हमने निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे को निकालना है। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर निकालना है, तो सबसे पहले जो हमको फंक्शन दे रखे हैं x और y, अब इसमें ख्याल करेंगे प्राचल का विलोप करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी देर में हम विलोप करेंगे उतनी देर में हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व इट, सीधे सीधे डी वाई बाई डी एक्स निकल सकता है। तो हम करेंगे क्या, ये जो x फंक्शन दे रखा है ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, और y फंक्शन समीकरण नंबर 2 हो गया। अरे y बराबर जी टी इक्वेशन 2 और x इक्वल एफ टी इक्वेशन 1। तो पहले x और y जो वेरिएबल है, इनमें आप चेक करेंगे कि जो पैरामीटर है वो क्या है जो x और y को जोड़ सकता है। तो ऐसा पैरामीटर हमने क्या फाइंड किया, t फाइंड किया। तो t जो है वो यहाँ पर पैरामीटर है, अर्थात प्राचल है। तो मैं करूँगा क्या, समीकरण नंबर 1 का जो पैरामीटर है t के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अवकलन करेंगे। ठीक है, जो पैरामीटर होगा फंक्शन में, उसके रिस्पेक्ट में आप फंक्शन का क्या कर दोगे, अवकलन, जो आपको x वाले का भी और y वाले का भी। ठीक है, तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या निकलेगा, dx अपॉन dt इक्वल f फलन का अवकलन क्या हो गया, f डैश t हो गया। क्लियर। ऐसी जैसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट का किया, ऐसी समीकरण नंबर 2 का किसके सापेक्ष, पैरामीटर t है, तो t के सापेक्ष हम यहाँ पर क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो पैरामीटर t का अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे
तो क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल क्या हो जाएगा, जी डैश टी हो गया। क्लियर। तो मेरा dx अपॉन डी टी भी निकल गया और dy अपॉन डी टी भी निकल गया। बट मेरे को निकालना क्या है, dy अपॉन dx। अब इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए dy अपॉन dx बराबर, अब मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर हमको dx अपॉन dt दिया है और यहाँ पर dy अपॉन dt दिया है, तो dy अपॉन dx निकालने के लिए मैंने न्यूमिनेटर में भी dt से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में भी किससे डिवाइड किया, dt से डिवाइड किया। देखिए कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, क्योंकि dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, dy अपॉन dx मिलेगा। क्यों, dt से dt कैंसिल, तो dy अपॉन dx। तो सो dy अपॉन dx निकालने के लिए हम dy अपॉन dt वाला जो फंक्शन बना हुआ है उसको dx अपॉन dt वाले फंक्शन से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो dy अपॉन dt क्या बना हुआ है, g डैश टी अपॉन dx अपॉन dt क्या बना हुआ है, f डैश टी अपॉन क्या हो गया, f डैश टी करके हमारा एक प्रोसेस निकल गया। ठीक है, तो हमने करना क्या है, बहुत इजी सा पार्ट है। जो आपको वेरिएबल दे रखे हैं x और y, इन दोनों को जोड़ने वाला एक पैरामीटर ढूंढोगे जो क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, पैरामीटर ढूंढेंगे जो x और y को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में x वाले का भी और y वाले का भी क्या कर देंगे, आप अवकलन कर देंगे। ठीक, और dy बाई डी एक्स निकालने के लिए ये प्रोसेस आप अपना लेंगे। ठीक, बहुत इजी सा टॉपिक है। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 5.6 को लेते हैं। ठीक है, तो हमारा है एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट पहले क्या करा है, 1 से 10 तक के प्रश्न में x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हैं। तो प्राचलों का विलोप किए बिना, अर्थात आपने पैरामीटर को हटाना नहीं है। ठीक है, तो आपने निकालना क्या है, dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करें। ठीक है, सबके लिए क्या है, dy अपॉन डी एक्स। ठीक, तो dy अपॉन डी एक्स निकालना है तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू ए टी स्क्वायर है और y इक्वल है ए टी की पावर 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, तो इन दोनों क्वेश्चनों में ये जो आपको x और y दे रखे हैं ना, दोनों इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशनों में पहले आप पैरामीटर पहचानें। ऐसा पैरामीटर कौन है जो x और y को जोड़ेगा, वो t है। तो हम करेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 का t के सापेक्ष कर रहे हैं क्योंकि पैरामीटर है वो, t के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, तो t के सापेक्ष अवकलन किया तो dx अपॉन dt आ गया। अब 2a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो गया। अब टी स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, 2t, और दो दूना कितना हो जाएगा, 4at हो गया। क्लियर, अरे ऐसा हो जाएगा ना, 2a इंटू टी स्क्वायर का क्या हुआ, 2t इक्वल 4at हो गया। अब समीकरण नंबर 2 जो है उसका भी हम t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 का भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या निकलेगा, dy अपॉन डी टी इक्वल, ए कांस्टेंट है तो d बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, t की पावर 4 इक्वल a इंटू 4t क्यूब हो गया इक्वल 4at क्यूब। तो हमारा dy अपॉन डी टी भी निकल गया। अब हमने निकालना क्या है, सो dy अपॉन डी एक्स निकालना है। इक्वल क्या होगा, dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। क्यों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने dt से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इससे हमारी क्या प्रोसेस निकलेगी, dy अपॉन डी टी की वैल्यू देखिए क्या है, dy अपॉन डी टी की वैल्यू 4at क्यूब है, तो 4at क्यूब अपॉन dx अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, 4at, 4a से 4a कैंसिल, t से t कैंसिल, इक्वल क्या बच गया, टी स्क्वायर, दैट इज आंसर। तो इस फंक्शन का dy अपॉन डी एक्स क्या निकलेगा, टी स्क्वायर निकलेगा। ठीक, बहुत इजी से पार्ट हो रहे हैं। ठीक, आइए एक और लेते हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चन लेते हैं बीच बीच के, फिर आपने बाकी फिर खुद बनाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। 5th क्वेश्चन है x इक्वल कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा।
y इक्वल साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, तो इस वाले में क्या दिया हुआ है, x इक्वल दिया हुआ है और y इक्वल दिया हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे। कैसे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो पहला काम हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का अब पैरामीटर पहचानिए। x और y एक दूसरे को कौन सा पैरामीटर, कौन सा एक तीसरा चर है जो x और y को जोड़ेगा, वो कौन है, थीटा है। देखिए इसमें भी थीटा है, इसमें भी थीटा है। तो थीटा जो है x और y को एक दूसरे से क्या कर रहा है, संबंधित कर रहा है। तो मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 1 का थीटा के सापेक्ष क्या किया, अवकलन किया। तो क्या निकलेगा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल, अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ठीक, माइनस cos 2 थीटा का, पहले cos का करेंगे चैन रूल लगेगा। तो cos का अवकलन क्या हो गया, माइनस साइन 2 थीटा इंटू, अब 2 थीटा का अवकलन करेंगे चैन रूल से। तो 2 थीटा का अवकलन क्या हो गया, 2 इक्वल क्या आ गया, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा हो गया। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, समीकरण नंबर 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे फिर से। तो यहां पर क्या निकलेगा, dy अपॉन डी थीटा इक्वल, अब साइन थीटा का अवकलन cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का अवकलन, पहले चैन रूल लगाएंगे। पहला अवकलन साइन का क्या होगा, cos 2 थीटा, फिर 2 थीटा का क्या होगा, इंटू 2 होगा। इस 2 को हम आगे ले लेते हैं, तो क्या आ गया, 2 cos 2 थीटा निकल गया। क्लियर। अब उसके बाद हमको निकालना क्या है, सो dy अपॉन dx इक्वल क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। क्यों, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होगा, तो dy अपॉन dx तो बचेगा। अब dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू देखिए, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। बहुत इजी सा एक ये टॉपिक आपका हो रहा है, क्यों। ठीक, अब आते हैं, इसी को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, x इक्वल है a थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में जो पैरामीटर है, ए तो कांस्टेंट टर्म हुए, ए बी सी जो सब कांस्टेंट रहते हैं। तो इसमें x और y को जोड़ने वाला जो वेरिएबल टर्म है तीसरा, वो क्या है, थीटा है। तो हम करेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या निकलेगा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल a, थीटा का अवकलन 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा हो गया। क्लियर। ऐसे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 का किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक, अब समीकरण नंबर 2 का फिर से थीटा के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या निकलेगा, dy अपॉन डी थीटा इक्वल a, अरे हाँ, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 0, cos थीटा का क्या हुआ, 1 का 0 माइनस cos थीटा का साइन थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो इक्वल क्या आ गया, माइनस a साइन थीटा आ गया। क्लियर। अब हमको निकालना है, सो dy अपॉन dx निकालना है, इक्वल क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा हो गया। इक्वल dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस a साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अरे ये निकाल रखी हमने dx अपॉन डी थीटा और dy अपॉन डी थीटा, तो a से a कैंसिल, तो इक्वल आ गया माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। ठीक है, आप चाहें तो इसी को आंसर लिख सकते हैं,
बट ये कंप्लीट आंसर नहीं हुआ क्योंकि अभी और सिंप्लीफाई होता है, देखेंगे कैसे। ठीक, तो मैंने क्या किया, इक्वल, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले यूज में ला रहा हूँ। ठीक है, साइन थीटा का एक फॉर्मूला लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, होता है ना। ऐसे ही नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का एक फॉर्मूला और है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। सो अब ये इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस, ये इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस, तो क्या निकलेगा, इसको इधर ले आते हैं तो 1 माइनस क्या निकलेगा, कॉस थीटा इक्वल, ये इधर से इधर आ गया, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2 हो गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको आंसर नहीं कहते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर रोक सकते हैं, ठीक है, आंसर कह सकते हैं, बट कंप्लीट आंसर नहीं है। सो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल, इन वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करेंगे तो माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 2 साइन थीटा बट्टा 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो इक्वल क्या बचा, माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, क्यों, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा ना, तो इक्वल माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा टेन थीटा बाई 2, दैट इज कंप्लीट आंसर। बहुत मिनिमम फॉर्म है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्वेश्चन को मैक्सिमम सॉल्व करना है, इतना सॉल्व करना है कि उससे आएगा फिर फंक्शन सॉल्व ना हो, अर्थात मिनिमम फॉर्म निकालना है फंक्शन का। ठीक है, तो इसके डिफरेंशिएशन का ये मिनिमम क्या हो गया, फॉर्म हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका बन सकता है। ठीक, तो इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने कुछ क्वेश्चन बनाने हैं, तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th ले लेते हैं। ठीक, तो 10th क्वेश्चन लेते हैं, x इक्वल a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y इक्वल a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशनों में प्राचल देखिए, प्राचल क्या है, थीटा है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का थीटा के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या निकलेगा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल a। ठीक, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस साइन थीटा। ठीक, यहां पर पहला फलन गुणा दूसरा फलन लगेगा, अरे थीटा साइन थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा साइन थीटा करना है। ठीक है, तो इसमें पहला फलन गुणा दूसरा फलन लगेगा, तो प्लस क्या होगा, पहला फलन थीटा इंटू दूसरा फलन, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, तो साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, प्लस दूसरा फलन साइन थीटा इंटू पहला फलन थीटा का अवकलन क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो इक्वल क्या आ गया, ए थीटा कॉस थीटा आ गया। अगर दिक्कत है तो इसको पूरा डिटेल आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब दूसरा जो है समीकरण नंबर 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, अब सेम प्रोसेस से हम इक्वेशन नंबर 2 का भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल ए, ब्रैकेट में साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, अब बाहर से माइनस है, माइनस ब्रैकेट, तो यहां पर डी बाई डी थीटा ऑफ हमने क्या निकालना है, थीटा कॉस थीटा, थीटा इंटू कॉस थीटा, तो फर्स्ट फंक्शन थीटा एंड सेकंड फंक्शन कॉस थीटा, तो क्या लगाएंगे, पहला फलन गुणा दूसरा फलन, तो पहला फलन थीटा इंटू कॉस थीटा का अवकलन, कॉस थीटा का अवकलन क्या हुआ, माइनस साइन थीटा, तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर, प्लस दूसरा फलन कॉस थीटा इंटू पहले फलन थीटा का अवकलन 1 हो गया, तो ये पार्ट मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, इक्वल ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या बच गया,
डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल आ गया ए थीटा साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो ये मेरा डी वाई अपॉन डी थीटा निकल गया। अब लास्ट में हमको क्या निकालना है, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा होगा। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकालिए, ए थीटा साइन थीटा इक्वल ए थीटा साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, सो साइन अपॉन कॉस इक्वल टेन थीटा। ये आपका इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया डी वाई बाई डी एक्स। बहुत इजी सा टॉपिक है, तो इसको भी आप बनाएंगे। आइए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और ध्यान देंगे इसको थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 11 है x इक्वल रूट ऑफ ए, ऐसे नहीं हो पा रहा ना, x इक्वल रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी, ठीक, y इक्वल रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी। ठीक, तो हमको प्रूव करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस वाई अपॉन एक्स, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल टाइप है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकेंड। तो पहले एक्स और वाई इन दोनों फंक्शनों को देख करके समझिए कि एक्स और वाई को जोड़ने वाला तीसरा वेरिएबल कौन सा हो सकता है, क्योंकि ए बी सी तो सब कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वेरिएबल कौन है, टी है। एक तीसरा वेरिएबल टी ऐसा है जो एक्स और वाई को एक दूसरे से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, जोड़ा है ना। अब मेरे को पता है कि समीकरण नंबर 1 का मेरे को टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये इसका मतलब यहाँ पर तो ए की पावर साइन वर्स टी है, तो साइन वर्स टी को नीचे निकालना है। तो इसका मतलब ये किस मेथड के अंदर आया, लॉग मेथड के अंदर आया। डायरेक्ट इसका अवकलन तो हम कर ही नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों का क्या लेने पर, लॉग लेने पर। तो इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड से हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे। अब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, क्योंकि मैं लॉग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इस साइन इनवर्स टी को नीचे निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि वेरिएबल ऊपर चढ़ गया ना पावर में। अगर वेरिएबल पावर में चढ़ा होता है तो हम इसमें कौन सी प्रोसेस अपनाते हैं, लॉग प्रोसेस, क्योंकि जब तक वो नीचे नहीं उतरेगा तब तक उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो लॉग एक्स इक्वल लॉग, इस रूट का मतलब क्या हुआ, पावर 1/2, तो ए साइन इनवर्स टी की होल पावर क्या हो गया, 1/2 हो गया। क्लियर। सबसे पहले 1/2 नीचे निकलेगा। ठीक है, अरे लॉग ए की पावर बी, तो 1/2 आगे आ गया। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए की पावर 1/2 साइन इनवर्स टी लिख सकते हैं, ये दोनों इंटू हो जाएंगे। ठीक, तो 1/2 साइन इनवर्स टी नीचे आ गया। अरे लॉग ए की पावर बी, तो इक्वल क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इक्वल हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए हो गया। क्लियर। अब इसका मैं क्या करूंगा, टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा। टी के सापेक्ष क्या किया, अवकलन। अब टी के सापेक्ष क्यों कर रहा हूं, क्योंकि टी जो है इस फंक्शन में किसका काम कर रहा है, पैरामीटर का काम कर रहा है। ठीक है, तो लॉग एक्स का अवकलन 1/x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, इक्वल। अब इसमें 1/2 कांस्टेंट है और लॉग ए कांस्टेंट है, तो 1/2 लॉग ए कांस्टेंट आगे आ गया। ठीक है, इंटू डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी हो गया। ठीक, अब ये जो x है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। अरे ऐसे निकाल दो ना, देखो इक्वल क्या आएगा, 1/2 लॉग ए इंटू साइन इनवर्स टी का क्या हुआ, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अरे साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन फॉर्मूले याद होंगे, तो डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी क्या होगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब x को क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे क्योंकि मेरे को dx अपॉन dt चाहिए।
सो dx अपॉन dt इक्वल, इस x को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, x इंटू 1/2 log a इंटू 1/√1 माइनस क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। तो मेरा क्या निकल गया, dx अपॉन dt निकल गया। क्लियर। अब dx अपॉन dt निकल गया, अब मेरे को क्या निकालना है, dy अपॉन dt। अब x की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वो x और y के ही फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो जरूरत होगी तो x की वैल्यू लास्ट में रख लेंगे। ठीक, अब आते हैं, इस y का dy अपॉन dt निकालना है, तो इसकी प्रोसेस भी सेम होगी। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों का क्या लेने पर, लॉग लेने पर तो लॉग लीजिए, तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल लॉग ऑफ, ये रूट का मतलब क्या हुआ, इसकी होल पावर 1/2, तो a साइन क्या, कॉस इनवर्स t की होल पावर 1/2। ठीक, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, लॉग y इक्वल हो जाएगा लॉग a की पावर 1/2 कॉस इनवर्स t हो गया। तो 1/2 कॉस इनवर्स t आगे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे, लॉग y इक्वल 1/2 कॉस इनवर्स t इंटू लॉग a हो गया। क्लियर। अब ये हमारा लॉग y फंक्शन निकल गया। पैरामीटर t है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो t के सापेक्ष क्या करेंगे, यहां पर अवकलन करेंगे। अब t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो log y का अवकलन क्या होगा, dy अपॉन dt इंटू, अरे सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई ना, तो y का t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, पहले log का करेंगे तो log का क्या होगा 1/y इंटू y का क्या होगा dy अपॉन dt हो गया, इक्वल, इसमें 1/2 और log a कांस्टेंट है तो उसको हम आगे ले लेंगे, तो 1/2 log a आगे आ गया, इंटू dy/dt ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स t हो गया। क्लियर हो गया, 1/2 log a कॉस इनवर्स dy/dt ऑफ कॉस इनवर्स t हो गया। अब क्या करेंगे, पहले थोड़ा मिटाएंगे फिर क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए अब इस पर आते हैं, 1/y इंटू dy अपॉन dt इक्वल 1/2 log a। ठीक हो गया। अब कॉस इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस का -1/√1 माइनस टी स्क्वायर होता है। अरे फॉर्मूला था आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक, तो अब ये जो y है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, तो सो dy अपॉन dt इक्वल, ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस आगे ले लिया, तो y इंटू 1/2 लॉग a इंटू 1/√1 माइनस क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो गया। तो हमारा क्या निकल गया, dy अपॉन dt भी निकल गया। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, सो dy अपॉन dx इक्वल क्या होगा, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt होगा। ठीक है, तो dy अपॉन dt की वैल्यू, तो dy अपॉन dt की वैल्यू ये है, तो रखेंगे, तो इक्वल होगा -y इंटू 1/2 इंटू लॉग a इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन, अब dx अपॉन dt की वैल्यू रखेंगे, तो dx अपॉन dt की वैल्यू ये है। ठीक है, ये पहले निकाल रखी ना हमने। ठीक, तो dx अपॉन dt की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू 1/2 लॉग a इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। 1/2 लॉग a से देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, लॉग a से लॉग a कैंसिल, और 1/√1 माइनस टी स्क्वायर से 1/√1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल। तो बचा क्या, सो dy अपॉन dx इक्वल हमारे पास बचा -y अपॉन x बच गया। ठीक है, तो dy अपॉन dx इक्वल -y अपॉन x ही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो इसमें हमने पैरामीट्रिक फॉर्म के फंक्शनों का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से निकाला जाता है ये हमने सीखा।
ठीक, तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन इनको सपोर्ट लेके आप बना सकते हैं। ठीक।